दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। स्टूडेंट्स, तो हम लोग कल हमने यहाँ तक कर लिया था, आगे से कंटिन्यू रखते हैं आज हम आगे इसके। तो चलिए, कल हम कहाँ पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे जैसे कि विजडम, कि एक इंसान को खुद की शरीर की सुख सुविधा को तो चलो ध्यान में रखना चाहिए, परंतु उसको दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, उससे बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए। विजडम मतलब कहने का मतलब लाइफ में अगर खुद की सुख सुविधा पूरी सोचेगा तो वो भी विजडम ठीक है, मतलब वो भी नहीं है, उसमें बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है। और अगर पूरी तरह खुद को त्याग देगा, सब कुछ खुद को पूरे दूसरों पर समर्पित कर देगा तो खुद मर जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं है। तो मतलब एक इम्पार्शियल अप्रोच तो रखनी चाहिए, परंतु एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए, एक बैलेंस बनाए रखना चाहिए। तो आगे राइटर बोलते हैं कि कैन विजडम इन दिस सेंस बी टॉट, क्या बुद्धिमत्ता जो है, क्या विजडम है, वो इस तरह से सिखाया जा सकता है दूसरों को? एंड इफ इट कैन, और अगर क्या सिखाया जा सकता है, तो शुड द टीचिंग ऑफ इट बी वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन। तो क्या अगर विजडम सिखाया जा सकता है दूसरों को, तो क्या जो पढ़ाने का जो उद्देश्य है, एजुकेशन का जो उद्देश्य है, ज्ञान का जो मतलब शिक्षा का जो उद्देश्य है, उसमें इसको भी रखा जाना चाहिए, विजडम सिखाने को भी इसको भी एक उद्देश्य मानना चाहिए फिर तो। आई शुड आंसर बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द अफर्मेटिव। तो राइटर बोल रहे हैं कि बिल्कुल मैं इन दोनों बातों से एग्री करता हूँ कि यस, विजडम सिखाया जा सकता है, एंड साथ में शिक्षा में इसको इंक्लूड भी करना चाहिए। वी आर, अब देखो आगे बोलते हैं वो कि वी आर टोल्ड ऑन संडेज दैट वी शुड लव आवर नेबर्स एज आवरसेल्व्स। अब देखो, ये बोल रहे हैं कि हमको संडेज, संडे को बोला जाता है कि भाई हमें अपने नेबर्स को प्रेम करना चाहिए। यहाँ संडे का मतलब आप किसी एक दिन को पकड़ के ना बैठे, मतलब कहने का मतलब है कि आपको किसी पर्टिकुलर दिन या फिर कभी कभार बीच में ऐसा बोला जाता है कि आपको अपने नेबर से प्रेम करना चाहिए। वो वही वाली बात है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 15 अगस्त से 26 जनवरी को आप देशभक्त हो जाते हैं ना, पूरी देशभक्ति की भावना आ जाती है। फिर साल भर भूल जाएंगे देश को ही, सब अपने अपने मतलब में लगे रहेंगे, वही बात हो जाती है। या देश को ही गाली देने लग जाते हैं कि हाँ हमारा देश तो ऐसा है वैसा है, इसमें ये कमियां है वो कमियां है, सब कमियां निकालने बैठ जाएंगे। सुधार के लिए कोई कुछ नहीं करेगा, सब कमियां निकालने बैठ जाएंगे। और 15 अगस्त 26 जनवरी को आगे देशभक्ति जागृत हो जाएगी, वापस से उठ खड़ी होगी। तो वही चीज कि बोल रहे कि हमको संडे को तो बताया जाता है कि हम सब हमको नेबर से प्रेम करना चाहिए, बट ऑन द अदर 6 डेज ऑफ द वीक वी आर एक्सॉर्टेड टू हेट। पर बाकी 6 दिन हम क्या करते हैं, हमें नफरत करने के लिए मजबूर किया जाता है नेबर्स को ही। इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। देखो, यू मे से दैट दिस इज नॉनसेंस। अब आप लोग तो बोलोगे कि भाई ये तो बकवास बात कर रहा है, बिल्कुल तो बकवास चीज है, ऐसे कैसे एक दिन सिखाया कि नेबर से प्रेम करो, 6 दिन बोल रहे हैं कि मजबूर कर देते हैं कि नफरत करो उनसे ही, ऐसा कैसे? ये तो बकवास है। सिंस इट इज नॉट आवर नेबर whom वी आर exhorted टू हेट, क्योंकि हमें तो कोई नेबर से नफरत करने की बात नहीं कहता। But you will remember that the precept was exemplified by saying that the Samaritan was our neighbor। परंतु फिर राइटर ने एक पुरानी बात उठा के यहाँ रख दी है कि बाइबल में एक कहानी है गुड समैरिटन के ऊपर। गुड समैरिटन के ऊपर एक कहानी है, तो उसमें होता क्या है कि एक आदमी होता है, इसको लूट लिया गया होता है। फिर एक वो सड़क के बगल में वो घायल मतलब बेहाल अवस्था में पड़ा होता है। फिर कुछ लोग आते हैं, वो उसकी मदद नहीं करते हैं। फिर एक पर्सन आता है जो कि उसका नेबर होता है, परंतु वो आदमी उस नेबर से नफरत करता होता है परंतु वो नेबर उसकी मदद करता है। तो ये उसी चीज को उदाहरण के तौर पे एक्चुअली दे रहे हैं कि पर आप ये तो आपको याद होगा कि एक कहानी, एक प्रवचन है ऐसे जिसमें ये उदाहरण भी दिया गया है कि दैट सैमरिटन वाज ऑफ नेबर, कि सैमरिटन तो हमारा नेबर था। सैमरिटन वो होता है जो किसी राहगीर या किसी अनजाने व्यक्ति की जो मदद करे ना, उसको बोलते हैं। आपको बोला गया होगा अक्सर कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए कहीं पर, तो उस इंसान को अकेला छोड़ के मत जाओ। लोग अक्सर क्या होते हैं, एक्सीडेंट हो गया बगल में से गुजरते रहते हैं, सबको अपनी पड़ी होती है, या फिर कुछ वीडियो बनाने लग जाते हैं। आजकल ये नया ट्रेंड चल रहा है, मोबाइल हाथ में वीडियो बनाना शुरू हो जाएंगे। मदद नहीं करेंगे, बंदा मर रहा होगा वहां पर, परंतु मदद नहीं करेंगे, वो वीडियो बनाना शुरू हो जाएंगे। तो समैरिटन उसी को बोलते हैं कि जो ऐसे इंसानों की मदद करे। तभी तो गवर्नमेंट बोलती है गुड समैरिटन बनो, है ना, वही वाली चीज। तो ये बोल रहे हैं कि हमें तो बताया गया, राइटर बोलता है हमें तो पुराने जमाने से पढ़ते आए हैं हम तो कि समैरिटन हमारा नेबर था, और उसमें तो नेबर से नफरत होती थी। तो इसका मतलब है तो हमें नेबर से नफरत करने वाली बात बताई गई। तो वी नो लॉन्गर हैव एनी विश टू हिच समैरिटन्स एंड वी आर एप्ट टू मिस द पॉइंट ऑफ द पैराबल। परंतु राइटर बोलते हैं कि देखो, हमारा किसी नेबर या समैरिटन से मतलब समैरिटन से हमारा कोई नफरत करने की कोई इच्छा नहीं है।
वी नो लॉन्गर हैव एनी विश, हमें कोई इच्छा नहीं है कि समैरिटन से नफरत करें, एंड सो वी आर एप्ट टू मिस द पॉइंट ऑफ द पैराबल, और हम इस कहानी, पैराबल ऐसे होती है परी कथा, है ना, पर परी कथा को बोलते हैं पैराबल, क्योंकि बाइबल में ज्यादातर परी कथाएं हैं, हमारे खुद के धर्म में भी बोल सकते हैं, ऐसी बहुत चीजें जो परी कथाएं मिलेंगी आपको, हिंदू धर्म में, आई मीन ऐसे क्रिश्चियन धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सभी धर्म में आपको परी कथाएं मिलेंगी, जिनका हिस्टोरिकली कोई ऐतिहासिक रूप में कोई प्रमाण नहीं है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसी कई कथाएं मिल जाएंगी आपको। तो ये बोल रहे हैं कि ये पैरेबल है, मतलब, है ना, तो ये जो पैरेबल है, इसका हम पॉइंट मिस कर रहे हैं, मतलब इसका सार क्या है, ये कहना क्या चाहता है, हम वो मिस कर रहे हैं, हम ये कोई नेबर की नफरत करने वाली बात वो नहीं है, ये हम सार मिस कर रहे हैं। सार क्या है, इफ यू वांट टू गेट टू इट्स पॉइंट, अगर आप किसी पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो ना, इस कहानी के पॉइंट पर, तो यू शुड सब्स्टिट्यूट कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट एज द केस मे बी फॉर समैरिटन, तो आपको कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट शब्द की जगह समैरिटन शब्द डाल देना चाहिए, आपको समझ आ जाएगा। देखो, मैं समझ गया, आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, परंतु आपको नहीं समझ में आया होगा कि क्या बोल रहा है, मैं बिल्कुल सही तरह समझाऊं, आपको नहीं समझ में आया होगा यहाँ क्या बोल रहा है ये। देखो, ऐसा है कि ये राइटर तो थे इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड आता है यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में। अब ये कहानी, मतलब ये जो ऐसे है, ये लिखा गया है 1954 के आसपास। दूस, दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ था, और उसके बाद में जो पूरा विश्व था वो दो भागों में बट गया था, एक तो थे कैपिटलिस्ट और एक थे कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट कौन से, साम्यवादी, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी। अब इंग्लैंड वगैरह सभी कैपिटलिस्ट थे, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के ज्यादातर देश, फ्रांस, ये बड़े बड़े देश जो है ना, ये सब कैपिटलिस्ट थे। साम्यवादी कौन था, रसिया, रूस, रशिया और उसके साथ में सहायक जो कंट्री थे, जिनको पूरा मिलके एक संघ बना था, सोवियत संघ या सोवियत यूनियन बोलते हैं इसको। तो ये जो कंट्री थे, इंग्लैंड वगैरह, अमेरिका वगैरह, ये सब थे, ये नफरत करते थे एक तरह से, कह सकते हैं, मतलब इनके भावना, जो कम्युनिस्ट से इनकी नफरत थी, और कम्युनिस्ट इनसे नफरत करते थे, तो आपस में नफरत थी। तो अब होने को तो पड़ोसी पड़ोसी ठहरे ये यूरोपियन देश, आधा यूरोप उधर, आधा यूरोप कम्युनिस्ट, आधा यूरोप कैपिटलिस्ट, तो थे तो पड़ोसी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको समझना है कि ये नेबर वाली बात क्या है, कि एक तरफ तो हमें बताया जाता है कि प्रेम करो, और दूसरी तरफ हम बाकी दिन तो नफरत ही करते हैं, या फिर हमको उकसाया जाता है कि उससे नफरत करो। तो अगर आप कम्युनिस्ट है तो आप एंटी कम्युनिस्ट से नफरत करोगे, अगर आप एंटी कम्युनिस्ट है तो आप कम्युनिस्ट से नफरत करोगे। बात समझ में आई? तो इसमें अगर समैरिटन शब्द को हम निकाल देंगे ना, तो हमको ये कम्युनिस्ट ठूस के देख लो। मैंने ये ठूसना वर्ड इस्तेमाल किया, मतलब डाल के देख लो। तो आप इसको डाल के देख लो, कम्युनिस्ट एंटी कम्युनिस्ट शब्द को, तो आपको समझ में आएगा क्या कहानी है एक्चुअली। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो संसार की जो परिस्थिति थी ना, ये उसके ऊपर कटाक्ष कर रहा है एक तरह से। तो आपको समैरिटन का केस ये समझ में आएगा कि ठीक है भाई, तुम पड़ोसी के लिए, तुम समैरिटन के लिए बोल रहे हो कि भाई वी शुड लव आवर नेबर, और समैरिटन वाली कहानी बताई तुमने, परंतु इसका सार ये निकलता है कि रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही चल रहा था उस वक्त जब ये ऐसे लिखा गया था, कि एक तरफ तो हम ऐसे ज्ञान की बातें बांट रहे हैं कि उससे नफरत मत करो, उससे प्यार करो, दूसरी तरफ हम उसी से नफरत भी कर रहे हैं, हमको उकसाया भी जा रहा है उससे नफरत करने के लिए, है ना। इट मे बी ऑब्जेक्टेड दैट इट इज राइट टू हेट दोज हु डू हार्म। देखो, इस बात का आपका विरोध हो सकता है कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाए उनसे तो नफरत करनी चाहिए, इस बात पे विरोध करेंगे कुछ लोग, कि जो आपको, देखो यहाँ युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, और कैपिटलिस्ट यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, है ना, ये जो देश थे, ये अमेरिका, इनका मानना था कि इन जो कम्युनिस्ट वाले हैं, इन्होंने नुकसान करवाया हमारा, मतलब इनकी वजह से हमारे इतने लोग मारे गए, इतनी प्रॉपर्टी हमारी खत्म हुई, युद्ध इन्होंने ही चालू करवाया, कम्युनिस्ट वालों ने। तो कहने का मतलब वही है कि जिन लोगों से, मतलब जो लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया, हार्म पहुंचाया, आपको नुकसान किया है, उनसे तो आपको नफरत करना बनता है, बिल्कुल बनता है ना। परंतु कुछ लोग इसका विरोध करेंगे कि नहीं नहीं, नुकसान पहुंचाया तो भी आपको उनसे नफरत तो नहीं करनी चाहिए। पर राइटर बोलते हैं आई डू नॉट थिंक सो, कि मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ, मतलब राइटर का मानना है कि ठीक है, नुकसान पहुंचाया पर हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। इफ यू हेट देम, क्योंकि अगर तुम उनसे नफरत करोगे, इट इज ओनली टू लाइकली दैट यू विल बिकम इक्वली हार्मफुल। अगर तुम उससे नफरत करोगे तो ये बिल्कुल संभव है, इट इज ओनली टू लाइकली, ये बिल्कुल संभव है कि तुम भी उनकी तरह ही हार्मफुल हो जाओगे। वो वाली बात याद है ना, गांधी जी वाली, एक थप्पड़ मारता दूसरा गाल सामने कर दो, ना कि उसको थप्पड़ मार दो, वही वाली चीज है, क्योंकि अगर तुम थप्पड़ मार दोगे तो फिर वो डबल थप्पड़ मारेगा, और ऐसे तो नफरत बढ़ती ही चली जाएगी, और मतलब आप उसके लिए हार्मफुल होते जाओगे, वो आपके लिए हार्मफुल होते जाएगा। ये वही बात बता रहे हैं, एंड इट इज वेरी अनलाइकली दैट यू विल इंड्यूस देम टू अबेंडन देयर एविल वेज। ये मिसटाइप्ड है, इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो देखिए, इफ यू हेट देम, ये यहाँ तक हो गया, हाँ ठीक, एंड इट इज वेरी लाइकली, और ऐसा बिल्कुल इट इज वेरी अनलाइकली, ऐसा
होना मतलब बहुत मुश्किल है, दैट यू विल इंड्यूस देम टू अबैंडन देयर इविल वेज, कि आप उनसे नफरत करो और उसके बावजूद भी वो अपना बुराई का रास्ता छोड़ दें। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप उनसे नफरत करोगे तो सीधी सी बात है, वो बुराई का रास्ता क्यों छोड़ेंगे? वो तो ऑब्वियसली बात है, वो आपसे और नफरत करेंगे। तो ऐसा होना बहुत मुश्किल काम है कि वो छोड़ दे रास्ता बुराई का। आप उनसे नफरत भी करते रहो और वो बुराई का रास्ता छोड़ दे, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। हेट्रेड ऑफ एविल इज इटसेल्फ ए काइंड ऑफ बॉन्डेज टू विल, क्योंकि बुराई से नफरत करना इज इटसेल्फ ए काइंड ऑफ बॉन्डेज टू विल। ये खुद में ही ऐसा है कि आप बुराई से बंधे हुए हो। द वे, क्योंकि जो बाहर निकलने का जो रास्ता है ना, द वे आउट इज थ्रू अंडरस्टैंडिंग, वो है समझने का। मतलब वो कहानी पहले सुनाई थी ना, ए और बी, मिस्टर ए और मिस्टर बी वाली, वही वाली बात है कि आपको अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचना पड़ेगा, आपको एक दूसरे को समझना होगा, आपको एक मिडिल पाथ, एक बीच का रास्ता निकालना होगा। नफरत से नफरत बढ़ेगी, मिडिल पाथ निकालना होगा, आपको समझना होगा, नॉट थ्रू हेट। नफरत से काम नहीं चलेगा, आपको समझदारी से काम लेना होगा, आपको आपस में समझना होगा चीजों को। आई एम नॉट एडवोकेटिंग नॉन रेसिस्टेंस। फिर आगे बोलते हैं कि मैं नॉन रेसिस्टेंस को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। नॉन रेसिस्टेंस का मतलब किसी का विरोधी ना करना, मैं उस चीज को बढ़ावा नहीं कर रहा, बट आई एम सेइंग दैट रेसिस्टेंस, if it is to be effective in preventing the spread of will, should be combined with the greatest degree of understanding and the smallest degree of force। देखो, परंतु मैं कह रहा हूं कि रेसिस्टेंस, अगर किसी का विरोध करना है, इफ इट इज टू बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ विल, अगर विरोध करने से, किसी का विरोध करने से अ, अ, बुराई के मतलब बुराई फैलने से रुक जाती है। अगर किसी का विरोध करना असरदार होता है, बुराई को स्प्रेड होने से रोक देता है, मतलब इफेक्टिव होता है, शुड बी कंबाइंड विद द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उस विरोध को, या फिर कह सकते हैं उसको इस्तेमाल करने के साथ साथ में आपको ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बहुत मतलब एक बहुत ऊंचे स्तर की आपको समझ भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, आप विरोध कर रहे हो, थोड़ा सा बल का इस्तेमाल कर रहे हो, सामने वाले के खिलाफ बल का इस्तेमाल कर रहे हो आप, परंतु उस बल के इस्तेमाल के साथ साथ आपको समझदारी भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एंड द स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ फोर्स दैट इज कंपेटेबल विद द सर्वाइवल ऑफ गुड थिंग्स दैट वी विश टू प्रिजर्व। तो आपको क्या करना होगा, ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग है द स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ फोर्स, यानी कि समझदारी ज्यादा इस्तेमाल करनी होगी, सबसे छोटी मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में समझदारी, और सबसे छोटी मात्रा में क्या इस्तेमाल करनी होगी, फोर्स, बल। यानी बल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा समझदारी इस्तेमाल करनी होगी। अगर आपको बल इस्तेमाल ही करना है ना, तो वो बहुत कम मात्रा में करो, ज्यादा समझदारी इस्तेमाल करो। क्योंकि हमको भाई बल इतना इस्तेमाल करना है कि जो कंपेटेबल हो हमारे सर्वाइवल के साथ में, ऑफ द गुड थिंग्स दैट वी विश टू प्रिजर्व, कि जो चीज हमको प्रिय है, जिनको हम संरक्षित रखना चाहते हैं, प्रिजर्व रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, कम से कम वो बची रह जाए। इतनी बल इस्तेमाल करो, क्योंकि युद्ध पे उतर गए तो सब सिटी के सिटी बर्बाद हो जाने सब, और सब मर जाने। वही बात हो जाती है ना कि फिर उस समझदारी का मतलब फिर मतलब ही क्या रह गया। फिर अगर आप समझदारी मतलब बातचीत भी करने उतरोगे तो भी क्या मतलब है, अगर आपने फोर्स ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, एक तरफ तो आपने पूरे दम से अटैक कर दिया सामने वाले पे, उसके बाद में फिर आप बातचीत करने उतर रहे हो, तो फिर मतलब ही क्या रह गया। आप नष्ट तो सब कर चुके, उधर से वो आपका सब नष्ट कर चुका, आप बातचीत करते रहो। तो वही चीज है कि बातचीत का तरीका अपनाना है, अंडरस्टैंडिंग का तरीका अपनाना है, परंतु उसके साथ में बल कम ही इस्तेमाल करना है। बल उतना ही करना है कि उससे हमारी प्रिय चीजें टूट ना जाए, मतलब नष्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, वो भी बची रहें। It is commonly urged that a point of view such as I have been advocating is incompatible with Viagra action। अब देखो, ये ऐसा बोल रहा है कि ऐसा अक्सर बोला गया है कि जो चीज मैं बता रहा हूँ ना आपको, द पॉइंट ऑफ व्यू जो जिसका मैं फेवर कर रहा हूँ, वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, उसको लागू नहीं कर सकते। आई डो नॉट थिंक हिस्ट्री बियर्स आउट दिस व्यू, पर मेरा मानना है कि ऐसा हिस्ट्री में तो भाई हिस्ट्री इस बात को नहीं मानती, मतलब पहले ऐसा हो चुका है कि जो मेरा व्यू है वैसा हुआ है पास्ट में, जो मैं जिस चीज को मैं फेवर कर रहा हूँ वैसा पहले भी हुआ है। जैसे देखो, उदाहरण के तौर पे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी इंग्लैंड की, या हेनरी फोर्थ था फ्रांस का। ये ऐसे संसार में रहते थे, लिव्ड इन अ वर्ल्ड, ऐसे संसार में रहते थे वेयर ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वाज फैनेटिकल, जहाँ ऑलमोस्ट सभी पागल थे, मतलब सभी युद्ध पे उतारू थे, इधर ऑन द प्रोटेस्टेंट और द कैथोलिक साइड। चाहे वो प्रोटेस्टेंट लोग थे या कैथोलिक थे। क्रिश्चियन धर्म दो भागों में बटा हुआ है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। अभी ये समझाने की जरूरत नहीं है, परंतु आप चाहे गूगल करके समझ लें, या फिर कभी ये सेपरेट उसमें समझाया जाएगा, इसमें फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो दो भागों में बटा हुआ है, एक तरफ तो प्रोटेस्टेंट और एक तरफ कैथोलिक। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, पूरा वर्ल्ड तो पागल था, कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि जब हेनरी फोर्थ और ये एलिजाबेथ फर्स्ट राज कर रहे थे, उस वक्त ऑलमोस्ट पूरा पूरा वर्ल्ड ही सब कुछ, सभी लोग पागल थे, या कह सकते हैं प्रॉपर वे में बोलूँ तो थोड़ा वैसे फैनेटिकल मतलब कट्टरवादी थे एक तरह से, पागल नहीं, आप बोले कट्टरवादी थे एक तरह से। चाहे वो प्रोटेस्टेंट थे, चाहे वो कैथोलिक थे, तो ये सबके सभी एकदम कट्टरवादी थे। बोथ रिमेन्ड फ्री फ्रॉम द एरर्स ऑफ द टाइम, एंड बोथ बाय रिमेनिंग फ्री वर बेनिफिशिएंट एंड सर्टेनली नॉट इफेक्टिव। और दोनों के दोनों रिमेन्ड फ्री फ्रॉम द एरर्स ऑफ द टाइम,
दोनों के दोनों में अपने समय की बुराइयां बिल्कुल नहीं थी। रिमेंड फ्री मतलब उनके आसपास कट्टरवादी फैनेटिकल्स भरे पड़े थे, प्रोटेस्टेंट में हो चाहे कैथोलिक में हो, सब में कट्टरवादी थे, परंतु इनमें समाज की उस वक्त जो बुराइयां थी वो नहीं थी इन दोनों राजा रानियों में। ये फ्री थे उन चीजों से, वर बेनिफिशिएंट एंड सर्टेनली नॉट इनफेक्टिव। परंतु इसके बावजूद भी ये इनफेक्टिव नहीं थे। मतलब असरदार तो बिल्कुल थे, कहने का मतलब बहुत ही प्रभावी शासक थे। अब्राहम लिंकन कंडक्टेड अ ग्रेट वॉर विदाउट एवर डिपार्टिंग फ्रॉम व्हाट आई हैव कॉल्ड विजडम। अब्राहम लिंकन ने खुद ने एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ा, युद्ध किया था, लड़ा था, परंतु बिना उस रास्ते से भटके जिसको मैं विजडम कहता हूँ। मतलब विजडम उसने पूरे युद्ध में इस्तेमाल करी, विजडम से भटका नहीं वो। आई हैव सेड दैट इन सम डिग्री विजडम कैन बी टॉट। मैंने कहा है कि कुछ हद तक विजडम सिखाई जा सकती है। आई थिंक दैट दिस टीचिंग शुड हैव ए लार्जर इंटेलेक्चुअल एलिमेंट देन हैज बीन कस्टमरी इन व्हाट हैज बीन थॉट ऑफ एज ए मॉरल इंस्ट्रक्शन। आई हैव सेड, मैंने कहा है कि कुछ हद तक विजडम सिखाई जा सकती है, और मैं मानता हूँ दैट, मैं सोचता हूँ दैट दिस टीचिंग शुड हैव ए लार्जर इंटेलेक्चुअल एलिमेंट। मेरा ये मानना है कि जो ये टीचिंग है, कौन सी टीचिंग, विजडम सिखाने की, इसमें ज़्यादा बौद्धिक तत्व होने चाहिए, इंटेलेक्चुअल एलिमेंट ज़्यादा होने चाहिए। जब आप परंपरागत तरीके से जब किसी को आप नैतिक निर्देश देते हैं, मॉरल टीचिंग देते हैं, या नैतिक निर्देश देते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं किसी को, तो नैतिक शिक्षा में जितनी बौद्धिक तत्व चाहिए होते हैं ना, उससे ज़्यादा तत्व विजडम सिखाने के लिए चाहिए। मतलब यानी ज़्यादा बुद्धिमत्ता होनी चाहिए सिखाने वाले में, कहने का मतलब ये है। मतलब सिखाए जो कंटेंट सिखा रहा है उसमें और सिखाने वाले दोनों में बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। एक मॉरल टीचिंग के बजाय विजडम सिखाने में ज़्यादा तत्व, मॉरल तत्व लगते हैं, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एलिमेंट लगते हैं। I think that the disastrous results of hatred and narrow-mindedness to those who feel them can be pointed out incidentally in the course of giving knowledge. अब देखो, मैं ये मानता हूँ, मैं सोचता हूँ दैट द डिजास्टर्स रिजल्ट्स ऑफ हेट्रेड एंड नैरो माइंडेडनेस, कि जो भयानक, जो विनाशकारी जो परिणाम निकलते हैं ना नफरत के, और नैरो माइंडेडनेस मतलब संकरी सोच, यानी संकरी सोच और नफरत के जितने भयानक परिणाम होते हैं ना, टू दोज हु फील देम, उन लोगों के लिए, किन के लिए, अ, जो उस नफरत को अपनाते हैं या जो संकरी सोच को अपनाते हैं, उस चीज को बताया जाना चाहिए उस कोर्स में। यानी कि जब आप किसी को विजडम सिखा रहे हो, विजडम का कोर्स दे रहे हो आप, तो उस विजडम के कोर्स में आप ये बताएं सीखने वालों को कि जो लोग नफरत मन में रखते हैं या फिर जो संकरी सोच रखते हैं, नैरो माइंडेड, मतलब नैरो माइंडेड लोग होते हैं, ऐसे लोगों की ऐसी सोच का, ऐसी नफरत का कितना भयानक परिणाम होता है उन लोगों पर, खुद पर, जो लोग ये अपनाते हैं उन पर खुद पे कितना भयानक परिणाम होता है। इस चीज को आप जब किसी को विजडम सिखा रहे हो तो उसको बताना चाहिए। आई डू नॉट थिंक दैट नॉलेज एंड मॉरल्स ऑट टू बी टू मच सेपरेटेड। मुझे नहीं लगता कि नॉलेज यानी ज्ञान और मॉरल्स यानी नैतिकता, ये दोनों बहुत एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं। ये लगभग लगभग एक जैसी चीजें हैं, सेम ही है। इट इज ट्रू दैट द काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ स्किल, ये बिल्कुल सच है कि जिस तरह की एक विशिष्ट नॉलेज चाहिए होती है, अलग अलग तरह की कौशल सीखने में, मतलब जिस तरह की नॉलेज चाहिए होती है, हैज वेरी लिटिल टू डू विद विजडम, उसका विजडम से मतलब बहुत कम लेना देना है। मतलब विजडम सीखने के लिए आपके पास तकनीकी शिक्षा या फिर कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। बट इट शुड बी सप्लीमेंटेड इन एजुकेशन बाय वाइडर सर्वेज कैलकुलेटेड टू पुट इट इन इट्स प्लेस इन द टोटल ह्यूमन एक्टिविटीज। बल्कि ये किस तरह दी जानी चाहिए, विजडम, विजडम एजुकेशन के अंदर ही देनी चाहिए। आप पूरा सर्वे करें, ढंग से एनालाइज करें चीजों को, और ह्यूमन एक्टिविटीज, आमतौर पे जो इंसान नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी करता है उन्हीं के अंदर विजडम डालने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब एजुकेशन में एक नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी में विजडम इंक्लूड होनी चाहिए। इसको कोई अलग से, मतलब आप कोई तकनीकी ज्ञान नहीं दे सकते। विजडम कोई तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं है विजडम सीखने के लिए। आप आम जिंदगी में जो एक्टिविटी करते हैं ना, उसी में आप विजडम की एजुकेशन दे सकते हैं सामने वाले को। इवन द बेस्ट टेक्नीशियन शुड ऑल्सो बी गुड सिटीजन। यहाँ तक कि जो सबसे बेस्ट टेक्निक, सबसे अच्छे तकनीक की विशेषज्ञ होते हैं ना, उनको भी अच्छा सिटीजन होना चाहिए। और जब मैं बोलता हूँ, व्हेन आई से सिटीजन, जब मैं सिटीजन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई मीन सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो मेरा मतलब इस पूरे संसार के सिटीजन की बात कर रहा हूँ। मैं कोई संकरी सोच नहीं रख रहा कि मैं किसी सेक्ट, किसी संप्रदाय की, या फिर किसी धर्म या किसी राष्ट्र के सिटीजन की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं पूरे विश्व के सिटीजन की बात कर रहा हूँ। विद एवरी इंक्रीज ऑफ नॉलेज एंड स्किल विजडम बिकम्स मोर नेसेसरी। जैसे जैसे नॉलेज यानी ज्ञान और स्किल, कौशल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप में किसी चीज का मतलब ज्ञान बढ़ रहा है, कौशल बढ़ रहा है, तो विजडम और भी ज्यादा आवश्यक होती जा रही है। वही बात आ गई ना स्टार्टिंग वाली, कि अगर आपने अणुओं की नॉलेज आपके पास बहुत ज्यादा आ गई है, तो बुद्धिमत्ता होनी चाहिए आपकी कि ये गलत हाथों में न लग जाए। गलत हाथों में चली गई तो वो बुरा इस्तेमाल कर देगा, या फिर आप खुद बुरा इस्तेमाल कर लोगे।
फॉर एवरी सच इंक्रीज ऑगमेंट्स और कैपेसिटी ऑफ रियलाइजिंग आवर पर्पस, क्योंकि जब भी आपकी नॉलेज बढ़ती है या आपकी स्किल्स बढ़ती है ना, तो आपकी क्षमताएं भी बढ़ती जाती हैं, आपके उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमताएं। आप कोई उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, अगर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास पर्याप्त नॉलेज आ गई है ना, या फिर पर्याप्त स्किल्स आ गई हैं, कौशल आ गया है, तो आप उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लोगे। तो जब ऐसी चीज आती है तो देयरफॉर ऑगमेंट्स आवर कैपेसिटी फॉर एविल, तो हम बुराई करने के भी उतने ही ज्यादा केपेबल हो जाते, योग्य हो जाते हैं। मतलब जब आप कोई काम करने के लिए क्षमता आ गई आपके अंदर, तो आप उसके विपरीत उस क्षमता का इस्तेमाल करके बुरा काम भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ, आपको हैकिंग आती है, ठीक है, हैक करना जानते हैं ना, नेटवर्क्स को, कंप्यूटर्स को हैक कर लेते हैं, जानकारी चोरी कर लेते हैं, है ना, बैंकों से पैसे चुरा लेते हैं। अगर मान लो हैकिंग आपको आती है, तो हैकिंग करके अगर आप मदद करते हैं सरकार की, मतलब मतलब जो सिस्टम है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, कंप्यूटर एथिकल हैकर, देखो ऐसा होता है, दो लोग होते हैं, एक तो हैकर होते हैं, एक एथिकल हैकर होते हैं। हैकर वो होते हैं जो कि सामने वाले का बुरा चाहेंगे, नॉलेज चुराएंगे, उसका कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लेंगे, फिरौती मांगेंगे ऐसे। और एक होते हैं एथिकल हैकर, जो कि खुद किसी संस्था में, है ना, या फिर किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, और वो उसी डिपार्टमेंट के कंप्यूटरों को हैक करते हैं। क्यों करते हैं आप जान के? इसलिए ताकि पता लग सके कि इसमें क्या क्या कमजोरी है, ताकि उस कमजोरी को दूर कर सकें। तो वो बचाते हैं एक तरह से, और हैकर्स चुराते हैं। तो यही चीज है कि क्षमता दोनों के पास होती है, एक उसका बुरा इस्तेमाल कर रहा है और एक उसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो वो जब आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी क्षमताएं बढ़ती है, तो आप बुरा भी इस्तेमाल कर सकते हो उस क्षमता का। तो जब आपकी नॉलेज क्षमता बढ़ती है, तो अगर हम अनवाइज हैं, अगर हम बुद्धिमान नहीं है, तो हमारे उद्देश्य गलत भी हो सकते हैं, बुराई के रास्ते पे भी चल सकते हैं हम। और वर्ल्ड नीड्स विजडम एज इट हैज नेवर नीडेड बिफोर, और आज संसार को सबसे ज्यादा विजडम चाहिए, जितनी इसको पहले कभी नहीं चाहिए थी, उससे ज्यादा विजडम अब चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉलेज कंटिन्यूज टू इंक्रीज, नॉलेज बढ़ती जा रही है। जब नॉलेज बढ़ती जा रही है, तो सीधी सी बात है, हमारी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब हम बुरा रास्ता भी अपना सकते हैं। एंड द वर्ल्ड विल नीड विजडम इन द फ्यूचर इवन मोर देन इट डज नाउ, और वर्ल्ड को भविष्य में और भी ज्यादा विजडम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नॉलेज और ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारी बुराई करने की कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। नॉलेज के साथ जिम्मेदारी आती है, बोलते हैं ना, पावर के साथ में जिम्मेदारी आती है, उसी तरह नॉलेज के साथ में जिम्मेदारी आती है। क्योंकि नॉलेज भी एक तरह का पावर का ही फॉर्म है। अगर आपके पास किसी चीज में नॉलेज है, इसका मतलब आप उस क्षेत्र में पावर भी रखते हैं। तभी तो आपको, क्योंकि नॉलेज के बेस पे दो तरह की पावर पावर होती है, एक तो बौद्धिक पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, एक होती है फिजिकल पावर, शारीरिक पावर। तो जो इंटेलेक्चुअल पावर है ना, वो इसी तरह की है, किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा नॉलेज है तो आपका सम्मान करेंगे, आपको हर जगह आपकी जरूरत पड़ेगी, तो इस तरह आपको, इस तरह से आपके हाथ में पावर है। परंतु आप उसका गलत इस्तेमाल करते हो, तो आप उसको, आप बुरे रास्ते पे चले जाओगे, और आपका उसका उल्टा इस्तेमाल करोगे, तो आप मतलब नॉलेज का गलत इस्तेमाल करोगे। इसलिए जब जितनी नॉलेज बढ़ती है, उतनी जिम्मेदारी बढ़ती है, उतनी पावर बढ़ती है, उतनी कैपेसिटी भी बढ़ती है आपकी, अच्छा करने की भी, बुरा करने की भी। इसलिए भविष्य में इंसान की नॉलेज बढ़ती जा रही है, संसार की नॉलेज बढ़ती जा रही है, तो उसी के साथ साथ में हमारी कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है बुराई करने की। तो हमें भविष्य में और भी ज्यादा विजडम की आवश्यकता पड़ेगी, बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ेगी, कि हमको हमारी नॉलेज कैसे इस्तेमाल करनी है, हमें गलत कामों में नहीं इस्तेमाल करनी। तो ये राइटर बोल रहा था, 1954 में बोल रहा था। आज तो नॉलेज बहुत बढ़ चुकी है, और शायद हमने थोड़ी बहुत विजडम भी गेन कर ली है पहले के मुकाबले, देखा जाए तो। वरना वरना अभी तक तीसरा विश्व युद्ध हो गया होता। तो ये हमारा ऐसे था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, मैं एक और ऐसे लेके, अलग टॉपिक लेके जल्दी ही दोबारा वीडियो बनाना शुरू करूंगा। तब तक के लिए सी यू सून।